नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में जर्जर स्कूलों की समस्या अब बड़े स्तर पर सुलझाने की तैयारी है। सरकार ने हाईकोर्ट में 5 साल का एक्शन प्लान पेश किया है, जिसमें कि हजारों स्कूल भवन, कक्ष और शौचालय के निर्माण और मरम्मत पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है आपके लिए, दिखाते हैं आपको। झालावाड़ में स्कूल हादसे की वो तस्वीर अब तक कोई भूल नहीं पाया है, जब स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा बच्चे घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे प्रदेश और देश को झकझोर कर रख दिया था। पिछले साल 25 जुलाई को हुए इस हादसे में मासूम बच्चों की मौत से पूरा देश सहम गया था और फिर इसी के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा कि जल्द से जल्द अब सरकारी स्कूल के जर्जर भवनों की मरम्मत कराई जाए और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में प्रदेश के जर्जर स्कूलों के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान पेश किया है। मुख्य सचिव की तरफ से ये एक्शन प्लान हाईकोर्ट में पेश किया गया है। इस एक्शन प्लान में अगले 5 साल की कार्य योजना के बारे में बताया गया है। अगले 5 सालों में 12,335 करोड़ खर्च होंगे। 3,587 स्कूलों के लिए 2,487 करोड़ खर्च होंगे। 22,589 भवनों की मरम्मत के लिए 1,129 करोड़ खर्च होंगे। 83,783 जर्जर क्लासरूम को फिर से बनाया जाएगा। क्लासरूम के लिए 8,378 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 13,616 शौचालयों के लिए 340 करोड़ खर्च होंगे। 5 साल के बजट का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। प्लान को 5 साल के लिए विभाजित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,021 करोड़, 2027-28 में 2,223 करोड़, 2028-29 में 2,445 करोड़, 2029-30 में 2,956 करोड़, 2030-31 में 2,956 करोड़, यानी कि 12,500 करोड़ रुपए के संभावित बजट के प्लान में बजट के मद का एलोकेशन भी किया गया है। कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि ये फंड कहां से और कैसे जुटाएंगे। 12,500 करोड़ के बजट में सर्व शिक्षा अभियान कोष से 2,500 करोड़ रुपए, जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास से 1,000 करोड़ रुपए, विधायक एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 1,000 करोड़ रुपए, जनजातीय क्षेत्र विकास निधि आकांक्षी जिला निधि से 500 करोड़ रुपए, SDRF निधि और CSR निधि से 750 करोड़ रुपए, VBGRAMG निधि से 2,000 करोड़ रुपए, राज्य शिक्षा बजट से 1,500 करोड़ रुपए, विश्व बैंक निधि और स्थानीय नाबार्ड निधि से 2,500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी। सबसे ज्यादा स्कूल उदयपुर में बनेंगे। शपथ पत्र में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उदयपुर में सबसे ज्यादा 455 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा झालावाड़ में 309, प्रतापगढ़ में 270, बांसवाड़ा में 203, डूंगरपुर में 201 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। राजधानी जयपुर में 134 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे। मामले में NCPCR की तरफ से अधिवक्ता वागीश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने एक विस्तृत रोड मैप प्लान पेश किया है। 5 मार्च को कोर्ट ने सरकार की तरफ से फाइल किए गए सभी एक्शन प्लान को असंतुष्टिपूर्ण बताया था। मुख्य सचिव से एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया था। इसके बाद ये एफिडेविट फाइल हुआ है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 मार्च को रखी है। तब तक सभी पक्षों और अधिवक्ताओं से डिटेल प्लान को पढ़कर अपनी राय देने के लिए कहा गया है। इस पेशी पर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने अपना एफिडेविट पेश किया और उसमें उन्होंने मुख्यतः ये बताया कि अगले आने वाले 5 सालों में एक 5 ईयर प्लान उन्होंने पेश किया और ये कहा कि 12,500 करोड़ रुपए के लगभग हर बजट में से 2025 से लेकर 2031 तक एक अलग से सैंक्शन किया जाएगा, जो कि इस रिकंस्ट्रक्शन और स्कूल रिपेयर की एक्टिविटी में यूज किया जाएगा। कोर्ट का ये भी एक टिप्पणी रही कि ओरिजिनली जो गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट शो किया था वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का था, जिस पर महाधिवक्ता का यह कहना रहा कि इन 12,500 करोड़ रुपए के अलावा जो भी फंड्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या भामाशाह योजना या फिर किसी और प्राइवेट डोनेशन के थ्रू अरेंज किए जा सकते हैं, वो सारी अटेम्प्ट्स और कोशिशें वो सभी की जाती रहेंगी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी जिलों में मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का प्रावधान पहले से है। इस कमेटी के तहत मॉनिटरिंग कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट भी अपनी तरफ से कोई टास्क फोर्स या कमेटी बजट एलोकेशन कोई निगरानी के लिए गठित कर सकती है। आपको बता दें कि झालावाड़ में 25 जुलाई को स्कूल भवन ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी।
इसके बाद 3 अगस्त को जैसलमेर में स्कूल के गेट ढहने से एक अन्य बच्चे की मौत के बाद अदालत ने स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया था। झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सर्वे करवाकर जर्जर स्कूल भवनों की पहचान की थी। विभाग की तरफ से 22 अगस्त को जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य में कुल 5,667 स्कूल जर्जर पाए गए थे, जिनमें ज्यादातर स्कूल बांसवाड़ा, उदयपुर और झालावाड़ में थे। पहले से चिन्हित 1579 जर्जर भवनों की मरम्मत भी शुरू नहीं हुई है। बांसवाड़ा में 605 और झालावाड़ में 448 भवन चिन्हित थे। 17,109 स्कूल शौचालयों को पूरी तरह जर्जर बताया गया था। इसके बाद सरकार ने जिला प्रशासन को इन स्कूलों को सील करने के आदेश दिए थे। साथ ही आसपास के स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत कार्यालयों या धर्मशालाओं में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि कई स्थानांतरित स्कूलों में पीने का पानी, उचित शौचालय, पर्याप्त कमरे और सुरक्षित भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा। इसके बाद अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इन स्कूलों की वैकल्पिक व्यवस्था की स्थिति के निरीक्षण के निर्देश दिए थे। डीएलएसए ने 6 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट गोपनीय रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसके बाद अदालत ने सरकार को छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। चलिए जयपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। सीएम भजन लाल ने मेट्रो के विस्तार को लेकर बैठक ली है। सीएमओ में जयपुर मेट्रो के विस्तार के संबंध में बैठक ली है और मेट्रो के विस्तार की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आबादी, कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर विस्तार के निर्देश जारी किए गए। जयपुर मेट्रो और जेडीए के अधिकारी भी उपस्थित। मेट्रो के विस्तार को लेकर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह बैठक ली है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी ठोस नीति या एजेंडा नहीं है और संसद से लेकर अन्य मंचों तक केवल हंगामा ही करते हैं। राठौड़ ने साफ कहा है कि आज विपक्ष मुद्दा विहीन है और जनता को भ्रमित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में हुए बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने संकेत दिया कि राजस्थान में भी जल्द बदलाव संभव है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मुख्यमंत्री स्तर का काम है और अगर उनसे राय ली जाएगी तो वो भी अपनी राय जरूर देंगे। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष घेरने की स्थिति में है भी नहीं। विपक्ष के पास में कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई मतलब एजेंडा नहीं है कि जिस पर वो घेरे। विपक्ष कुछ भी नहीं, केवल हंगामा करता है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। विपक्ष अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहा है। हम संसद में भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हंगामा करते हैं, केवल हंगामा करते हैं। किसी विषय पर वो तर्क कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है। जब कभी भी कोई भी बात कभी भी उठ करके खड़े होकर के बोलने लग जाते हैं, जबकि उनको पता है कि नियम प्रक्रियाएं हैं, 0 आवर है, स्पेशल मेंशन है, तब वो विषय उठाते नहीं हैं। उस समय तो बोलते नहीं हैं। क्वेश्चन ओवर होता है तब हंगामा कर लेते हैं, जबकि क्वेश्चन ओवर अलग चीज़ है। सिरोही से खबर आपको बता दें, जहां के दौरे पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई रहे और यहां विश्नोई की अध्यक्षता में सिरोही की जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ग्रीष्मकालीन जलापूर्ति, बजट घोषणाओं, भूमि आवंटन, पंचगौरव कार्यक्रम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, फ्लैगशिप योजनाओं के संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाएं, लंबित प्रकरण, एलपीजी आपूर्ति और राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक ढंग रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा कोई विषय पीछे न छूटे। तो प्रथम बजट जो 4,90,000 करोड़ और द्वितीय 5,37,000 करोड़ और तीसरा 6,10,000 करोड़ का ये बजट है। सिर्फ घोषणा मात्र का ये बजट नहीं है। जमीन पर कैसे इसको उतारा जाए, कैसे इसके अंदर कोई टेंडर में कोई प्रक्रिया में कहीं अटकाव ना आ जाए, भटकाव ना आ जाए। तो प्रत्येक जिले के अंदर प्रभारी सचिव से लेकर के प्रभावी मंत्री आकर के इसकी लगातार मॉनिटरिंग तीसरे बजट की भी करेंगे। पूर्ववर्ती समय के बजट 99%, 90 से ऊपर प्रतिशत, लगभग 90% के आसपास जमीन पर उतर जाना, ये आज तक का ऐतिहासिक आंकड़ा है। और राइजिंग राजस्थान उद्योगों को ध्यान में रखकर जो महत्वपूर्ण
कदम मुख्यमंत्री ने उठाए। आज 8 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतर जाना, 35 लाख करोड़ के MOU करना, तो लगातार उन सभी विषय के ऊपर ये ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 24 मार्च को बालोतरा दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कनाना गांव में आयोजित होने वाले श्री ललिता सहस्त्र 1008 कुंडली महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पूजा अर्चना के साथ साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि श्री मठ कनाना के महंत परशुराम गिरी महाराज द्वारा 22 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश और विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज सहित बड़ी संख्या में साधु संत हिस्सा लेंगे। देखिए, कनामा में आगामी 3 दिनों में एक भव्य धार्मिक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर श्री ललिता महायज्ञ 1000 कुंडी महायज्ञ उसका आयोजन होना है। श्रीमठ कनाना द्वारा जो आयोजन है उसको लेकर तैयारियां पिछले 1 साल से जारी है। बताया जा रहा है कि पूरे आयोजन में बड़े राजनेताओं के साथ में साधु संत भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में जो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी आचार्य महाराज है उनका भी प्रवेश होगा, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य जो राजनेता है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसको लेकर है अब प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर और पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में इस आयोजन की तैयारियों को लेकर और जो VIP मूवमेंट है उनकी व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया है। तो यूँ कहा जा सकता है कि आगामी 3 दिनों में यहाँ एक जो महाकुंड यज्ञ जो होने जा रहा है इसको लेकर यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा। उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित पुंछरी का लौठा क्षेत्र में 21 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। डीग और भरतपुर जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। परिक्रमा मार्ग के करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां DM उत्सव कौशल सहित अन्य अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान हाल ही में हुई तेज बारिश ने प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। परिक्रमा मार्ग पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए पानी निकासी के लिए कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पुंछरी में हेलीपैड निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। टोटल जो 21 किलोमीटर का जो परिक्रमा मार्ग है उसमें 1.2 किलोमीटर का जो मार्ग है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो डीग पुलिस के पास है। उसी रूट पर जो है वो अलग अलग जो भी बिल्डिंग्स है, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स है, जो पॉइंट है जहाँ प्रोग्राम होगा, जहाँ वेलकम होगा, तो ये सारी चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए हर जगह के जो इंचार्ज है उनको ब्रीफ किया गया। जो जाब्ता लगा है उसको ब्रीफ किया गया। लगभग 400 से ज़्यादा जाब्ता जो है कल की जो ड्यूटी है उसमें लगा हुआ है। रेंज से बाहर से भी जाब्ता जो है इसमें मंगाया गया है। तो आज जो है वो उस तरीके से जो है पूरी रिहर्सल कराई गई, सभी को ब्रीफ किया गया, प्रिपेयरनेस जो है उसको चेक किया गया। हमारे राष्ट्रपति महोदय का शेड्यूल्ड आगमन है, के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी पूछी पधारेंगे और उसी की तैयारी में। पंजाब की फिजाओं में फिर पानी के मुद्दे की चिंगारी अब सुलग चुकी है और इस बार यह काम किया है वहां के CM भगवंत मान ने, जिन्होंने पानी के लिए राजस्थान में रॉयल्टी तक मांगी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पंजाब ने मांगी पानी की रॉयल्टी। राजस्थान पंजाब के बीच ठनी पानी पर आमने सामने राजस्थान पंजाब। जल बंटवारे पर सियासी खींचतान। 1920 की भगवंत मान को आई याद। जल समझौते की कई 1000 करोड़ रुपया बनता जी राजस्थान वाल।
1,44,000 ਕਰੋੜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 66 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1920 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ 1960 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ 1920 ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਥ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ ਹੁਣ। ਸੋ SYL ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ब्यास ट्रिब्यूनल आ गया जी, पानी देखने आए ने। तो पानी मांगने के पीछे पंजाब ने जो तर्क दिया है वो कुछ इस प्रकार है। पंजाब ने 1920 के एक समझौते का हवाला दिया है। पंजाब ने 18,000 क्यूसेक पानी लेने का दावा किया और डील के तहत पैसे नहीं देने के आरोप लगाए। साथ ही राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए मांगे। बेईमान के दावे को राजस्थान की भजन लाल सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान ने इस मांग को न केवल तथ्यों से परे बल्कि पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने साफ कर दिया कि रॉयल्टी जैसी कोई राशि राजस्थान सरकार नहीं देगी। आजादी के बाद जो हमारा नहरी तंत्र है उस पर नियंत्रण भारत सरकार का है। केंद्रीय जल आयोग इस पे अपना निर्णय देता है। और जहाँ तक पंजाब और राजस्थान और सतलुज नदी के पानी की बात है तो BBM भी एक बोर्ड बना है जिसके अंदर पंजाब के भी मेंबर है, केंद्र सरकार के मेंबर हैं। और जब हमारे 3 बार इस बारे के अंदर समझौते हुए उसके अंदर कहीं भी पानी को लेके पैसों की कोई बात नहीं हुई, तो निश्चित रूप से ये बात उन्होंने किसी संदर्भ में कही होगी लेकिन न्यायोचित नहीं है। बकाये की मांग पर राजस्थान का साफ कहना है कि पंजाब जिस समझौते का हवाला दे रहा है उसका वर्तमान परिदृश्य में कोई कानूनी आधार ही नहीं है, क्योंकि 1920 में बहावलपुर रियासत से डील हुई थी। बहावलपुर अब पाकिस्तान में है। आजादी के बाद परिस्थितियां बदल गई। रियासतों के विलय के बाद नए राज्यों का गठन हुआ। 1955, 1958 और 1988 में नए समझौते हुए। नए समझौते में किसी भुगतान का जिक्र नहीं है। जल बंटवारे का विवाद पहले से न्यायाधिकरण में है। यानी राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर पंजाब किसी तरह का दावा भी कर रहे हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए, न कि धमकी देनी चाहिए। खैर, ये तो रहे राजस्थान पंजाब सरकारों के अपने अपने दावे। वहीं 1920 के समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। बीकानेर रियासत ब्रिटिश शासन में ये डील हुई थी। अविभाजित पंजाब से पानी पर इंतजाम से जुड़ा था। बीकानेर के महाराजा ने सतलज से पानी लिया था। जिस नहर से पानी आया वो बाद में गंग नहर कहलाई। गंग नहर फिरोजपुर हेडवर्क से शुरू होती थी। डील के मुताबिक पंजाब को रॉयल्टी देनी थी। ये राशि सिंचित जमीन के क्षेत्रफल से जुड़ी होती थी। खैर, बात 1 दशक से ज्यादा पुरानी है तो लाजमी है कि मान का ये मुद्दा उठाना राजनीति चमकाने से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन सवाल यही है, पानी पर हक जताकर मान को क्या ही मिल जाएगा और इन गड़े मुर्दों को उखाड़कर 2 राज्यों के लोगों के बीच खटाई डालकर क्या हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। और इस बीच बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जहां मौत के सौदागरों पर ANTF का बड़ा प्रहार देखा गया है। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 इनामी मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी जोबनजीत सिंह को पंजाब सीमा ने पकड़ा है और अपराधी पुरसिंह को MP के कुंडाल क्षेत्र से दबोचा गया है। अपराधी प्रकाश को गुजरात के अहमदाबाद से पकड़ा गया है। आपको बता दें कि सालों से मादक पदार्थ तस्करी में ये संलिप्त चल रहे थे। 1 लाख रुपए के 3 कुख्यात तस्कर को दबोच सकने में ANTF की टीमों को शानदार सफलता मिली है। अगर पहले अभियान की बात करें तो पंजाब में ऑपरेशन जिंजर लायन चलाकर पंजाब के अमृतसर से 50,000 रुपए के कुख्यात तस्कर जोबनजीत सिंह, जो कि अमृतसर का निवासी है, जोबनजीत सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी अमृतसर को, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम है। दूसरा आरोपी जो पकड़ा गया है वो ऑपरेशन
मद भुवन चलाकर पूर सिंह पुत्र दुल्ले सिंह निवासी मंदसौर को मध्य प्रदेश मंदसौर से गिरफ्तार करने में एनटीएफ को सफलता मिली है। इस आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। और तीसरा मदाभृत, ऑपरेशन मदाभृत चलाकर प्रकाश पटेल पुत्र नोजी सिंह पटेल निवासी उदयपुर को अहमदाबाद से लेकर, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर खाटू श्याम जी और जयपुर तक करीब 1500 किलोमीटर की चूहे बिल्ली के खेल के बाद लंबी जद्दोजहद के बाद दबोचने में एनटीएफ की तीसरी टीम को सफलता मिली है। इस आरोपी पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक बताइए, ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ जो शिकंजा कसा है, कैसे पूरी कार्रवाई हुई है, क्या पूछताछ में सामने आया है, विस्तार से इस पर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम की अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और लंबे समय से ये तीनों जो इनामी है, एक 50,000 का, एक 25,000 का, एक 25,000 का, यानी कि कुल 1 लाख रुपए के इनामी जो तस्कर है उनको गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब से यहाँ पर इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और 3 अलग अलग ऑपरेशन चलाए थे इस केस को सॉल्व करने के लिए। आईजी जो विकास कुमार है, पहला ऑपरेशन जो है मधुबन और दूसरा ऑपरेशन जो है मताभ्रत और ऑपरेशन जिंजर लायन। जैसा कि इन ऑपरेशन का नाम थोड़ा अलग है, वैसे ही ये कार्रवाई है। और ये जो आरोपी है, जितने भी ये तीनों आरोपी है, वो कहीं ना कहीं लंबे समय से फरार चल रहे थे। और इन्होंने राजस्थान के अंदर, न सिर्फ राजस्थान बल्कि पंजाब, मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में डोडापोस्ट, अफीम, स्मैक, मॉडर्न ड्रग का इनका एक जाल जो है वो बिछा रखा था। और लगातार ये राजस्थान में विशेष तौर पर टारगेट कर रहे थे और यहाँ पर लगातार ये नशा सप्लाई करवाने का काम कर रहे थे। और यूं कहे कि ये तीनों ही जो है वो मास्टरमाइंड है। तो इनकी तलाश एनटीएफ टीम कर रही थी, इसलिए ऑपरेशन चलाया गया और टीम को जो सफलता है वो मिली है। बहरहाल बिल्कुल, यानी कि दीपक ये कह सकते हैं कि 3 गिरफ्तारियों के बाद अब संभवतः आगे बड़े खुलासे पूछताछ के दौरान सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। इन्हीं तमाम बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकना होगा। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।